कुछ क्वेश्चन है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, जो केंद्र में महिला विकास मंत्री हैं उनके लिए, जो समाज कल्याण मंत्री हैं उनके लिए, भारत के वित्त मंत्री के लिए, भारत में जो कार्मिक मंत्रालय उनके लिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और वो मैं कविता के माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दिलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुनिया में पहले बेटी तो लाओ। कि माँ है बेटी, बहन है बेटी, बेटी है पत्नी, कि बेटी माँ है बेटी बहन है, बेटी है पत्नी। इन तीनों के बिन पहले, इन तीनों के बिन पहले यारो कुछ करके दिखलाओ, बेटी बचाओ बेटी। जो इस संस्करण में है बेटियों के प्रति, जो इसमें दर्शाया गया कि बेटियां वो बेटियां जो किचन से लेकर के वायु यान तक चलाती हैं, बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। आज उसी धरती पे हूँ जो आज वो दिन याद आता है मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो हुआ, इतनी बर्बरता तरीके से उसके साथ में जो कुकर्म हुआ, उसको रात को जला दिया गया है। वो भी एक बेटी थी। उसी स्थान पर हूँ मैं, वहीं हाथरस। सर क्या कहना चाहेंगे छोटे से शब्दों में? वही हाथरस है। बेटियों के ऊपर आपने काफ़ी अच्छा मतलब लिटरेचर तैयार किया हुआ है और मेरे आंखों में वो जब मैं सुन रहा था अब वो चीज़ें वो माहौल। साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश नई दिल्ली से चल करके काका हाथरसी के नगरी हाथरस में पहुँचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है और हमारे बीच में है एक महान शख्स जो एक सामाजिक चिंतक भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, स्व गीतकार हैं। डॉक्टर विष्णुकांत जी हैं, जलेसर डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम बात करते हैं तमाम संग्रहण के साथ में है और ये खाली दिनों में, खाली समय में कविताएं लिखते रहते हैं। डॉक्टर विष्णुकांत जी से हम बात करते हैं। आपका स्वागत है आवाज़ भारत में। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर विष्णुकांत अशोक, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बाबा साहब की मानस संतान हूँ और आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, जिस स्थान पर हूँ, वो सब बाबा साहब की देन है। बायोलॉजिकली हमें माँ बाप ने, मेरे मम्मी पापा ने जन्म दिया, लेकिन हमें वास्तव में जन्म बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये मान, ये सम्मान, ये नाम, यानी हमारी जो जुबान है वो भी बाबा साहब की दी हुई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास बाबा साहब तथागत बुद्ध पर पूरा एक संकलन है, तो उसी में मैं आपको एक पैरोडी सुनाना चाह रहा हूँ। आपके दर्शकों को, मेरे भाई बहनों को और बुद्ध भिक्षुओं को ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। जब कभी मुझे मंच मिलता है, मैं पहला ऐसा कवि हूँ जो ये डिमांड करता हूँ कि मुझे ताली मत देना। जनरली हम लोग, सभी कवि लोग तालियों के भूखे होते हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। तो उन्हीं संकलनों में से एक पैरोडी मतलब किसी फिल्मी धुन पर बनाई गई मेरी कविता, उसका आनंद लीजिए। और ये है हाय हाय ये मजबूरी, रोटी कपड़ा और मकान की। तुम भीम का नाम जपो जी, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग, तुम भीम का नाम जपो जी, उनका गुणगान करोगे, तेरे सारे कष्ट मिट जाएं, जो सब धंधे छोड़ के बंदे शिक्षा को अपनाए। तुम भीम का नाम जपो जी, जय भीम का गान जपो जी, तेरे सारे कष्ट मिट जाएं, जो सब धंधे छोड़ के बंदे शिक्षा को अपनाए। तुम भीम का नाम जपो जी। संकट बड़े बड़े कष्टों से शिक्षा भीम ने पाई, संकट बड़े बड़े कष्टों से शिक्षा भीम ने पाई। पढ़ने का अधिकार नहीं था ऐसा युग था भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। पाने को शिक्षा उस युग में नहीं थी कहीं लड़ाई,
शिक्षा तो थी दूर की कौड़ी, जल तक नसीब न था भाई, जल तक नसीब था भाई। ऐसे में गर भीम नहीं कर पाते जो पढ़ाई, हम सब का क्या होता समझो, अब तो समझो भाई। तुम भीम का नाम जपो जी, उनका गुणगान करो जी, तेरे सारे कष्ट मिट जाएं। जो सब धंधे छोड़ के बंदे शिक्षा को अपनाए, तुम भीम का नाम जपो जी। ऐसे में गर बाबा भीम लेते ना यूं अंगड़ाई, ऐसे में गर बाबा भीम भी लेते ना अंगड़ाई, ऐसे में गर बाबा भीम ना लेते तब अंगड़ाई, अंगड़ाई, अंगड़ाई। हसरत दलितों की शिक्षा की ना पूरी होती भाई, सुनो दलित भाई बहनों तुम सुन लो चाचा ताई। तुम भीम का नाम जपो जी, उनका गुणगान करो जी, शिक्षा का अधिकार दिलाया। बाबा भीम ने सारे कष्टों को खुद ही सह पाया, तुम भीम का नाम जपो जी। अब सोचो अधिकार सभी क्या तुमको मिल गए यारो, ये मैं आजादी के अमृत बरस की बात कर रहा हूँ। अब सोचो अधिकार सभी क्या तुमको मिल गए यारो, इतने बरसों की आजादी ने क्या दिया है यारो। हाँ यारो, हाँ यारो, सब मिलके एकजुट होके सारे भेद मिटाएं, खाएं कसम एकजुट होकर शिक्षा को हम अपनाएं। तुम भीम का नाम जपो जी, उनका गुणगान करो जी, तेरे सारे कष्ट मिट जाएं। जो सब धंधे छोड़ के बंदे शिक्षा को अपनाएं, तुम भीम का नाम जपो जी, उनका गुणगान करो जी, तुम भीम का नाम जपो जी। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने एक बात बोली कि अमृत काल का नाम लिया था जी सर। ये सेशन तो 2022 में शुरू हुआ था अमृत काल, मगर आपने ये संस्करण जो 2010 का तैयार किया हुआ है जी, पूर्वानुमान लगा दिया इसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं सिस्टम में हूँ, मैं दाल रोटी शिक्षक होने की खाता हूँ, मैं शिक्षा व्यवस्था में हूँ। जो शिक्षा हम ले रहे थे एक स्टूडेंट के रूप में, तब हमें गुरु भगवान लगते थे, गुरु ब्रह्मा विष्णु बताया जाता था। लेकिन जब मैं सिस्टम में आया तो ये सिस्टम अंदर से बहुत खोखला है। खोखला तो ढोल भी होता है लेकिन सुर देता है, ताल देता है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में इतनी ज़्यादा कमियां हैं या खामियां हैं कि उसमें बहुत गुंजाइश है सुधार की। मुझे कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं वास्तविक शिक्षा क्या होती है, मैं अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और भारत के हर एक बच्चे को उस तरह की शिक्षा देना चाहूँगा जिसकी हर एक स्टूडेंट्स को और गार्जियन को जरूरत है। शिक्षा बहुत करप्ट हो चुकी है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षा में अभी ईमानदारी नहीं रही है, शिक्षा में नैतिकता नहीं रही है, शिक्षा में मूल्य नहीं रहे। इसलिए ये लाइन आई कि बिना शिक्षा के हम देखते थे कि शिक्षा से सब कुछ संभव है। नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता, चरित्र का पाठ पढ़ाया जाता, लेकिन उसी शिक्षा में ये तीनों चीजें कहीं नहीं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, तब भी हमारे साथ भेदभाव होता है, केवल इस वजह से हम शेड्यूल कास्ट है। संविधान लागू है लेकिन अभी भी समानता का अधिकार नहीं है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। मैं इस चीज को प्रमाणित कर तो सकता हूँ लेकिन देर लगेगी, क्योंकि वो मामला बढ़ जाएगा। अभी हम इसी पर फोकस करते हैं, इसलिए मैंने शिक्षा की बात की। और शिक्षा पर मेरी बहुत सारी कविताएं हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी कविताएं शिक्षा, विशेषकर शिक्षा पर। अभी लेटेस्ट भी मैंने एक कविता लिखी थी। अभी एक आरती का आप जिक्र कर रहे थे शायद, मतलब बाबा साहब के ऊपर आपने एक आरती तैयार की है। जी। तो वो आरती क्या है? बिल्कुल, मैं उस आरती का भी जिक्र करना चाहूँगा। मेरे पास बहुत संकलन है और ये आरती भी मैंने 2010 में लिखी थी, जब मैं बनारस में पोस्टिंग थी। तो बनारस में जो कचहरी पार्क है वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं बुद्ध पूर्णिमा पर, 14 अप्रैल पर। तो ये एक्सटेम्पोर कविता लिखी गई थी, यानी थोड़ी ही देर में ये कविता, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की लिखी हुई ये कविता है। हमारे यहाँ एक आरती है, ओम जय जगदीश हरे, ये भी एक पैरोडी है, उसी पर मैंने ये आरती लिखी है। और आपके दर्शकों को, अपने सभी बुद्ध भिक्षुओं को, बाबा साहब के अनुयायियों को मैं सुनाना चाहूँगा। और वो है कि ओम जय जगदीश हरे, इसी पर मेरी ये बाबा साहब की आरती है। बोलो जय बाबा मेरे भीम, बोलो जय बाबा मेरे भीम, तुमने हमको दे दिया,
तुमने हमको दे दिया संविधान का थीम। बोलो जय बाबा मेरे भीम। तुम दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान। तुम दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान। तुमने अकेले ही लिख दिया भारत का संविधान। बोलो जय बाबा मेरे भीम। 14 अप्रैल को बाबा तुमने जन्म लिया, ओ बाबा तुमने जन्म लिया। तुमने शूद्र अछूतों, तुमने शूद्र अछूतों का उद्धार किया। बोलो जय बाबा मेरे भीम। माता भीमा बाई सकपाल की तुम संतान। माता भीमा बाई सकपाल की तुम संतान। तुमने जग में आकर, तुमने भारत में आकर कीना काम महान। बोलो जय बाबा मेरे भी। बाबा तुम हो ज्ञानी, तुम हो महादानी। ओ बाबा तुम हो महादानी। तुमको समझ नहीं पाए, तुमको समझ नहीं पाए मूर्ख अज्ञानी। बोलो जय बाबा मेरे भीम। तुमने पढ़ लिख करके किया जीवन का उत्थान। तुमने पढ़ लिख करके किया जीवन का उत्थान। तुमने अपने हाथों, तुमने अपने हाथों दिया दलितों को जीवन दान। बोलो जय बाबा मेरे भीम। कैसे तुम थे दाता भारत भाग्य विधाता। कैसे तुम हो दाता भारत भाग्य विधाता। बिना तुम्हारे बाबा, बिना भीम बाबा के संविधान न लिख पाता। बोलो जय बाबा मेरे भीम। तुम हो महान ज्ञानी, पुरुषों में मसीहा जान। तुम हो महान ज्ञानी, पुरुषों में मसीहा जान। सिर्फ तुम्ही ने लिख दिया, सिर्फ बाबा ने लिख दिया भारत का संविधान। बोलो जय बाबा मेरे भी। हम संतान तुम्हारी, हम हैं बड़े नादान। ओ बाबा हम संतान तुम्हारी, हम हैं बड़े नादान। गलती जो कोई हो जाए, गलती जो हो जाए हमसे, देना क्षमा का दान। बोलो जय बाबा मेरे भी। बोलो जय बाबा मेरे भी। बोलो जय बाबा मेरे भी। तुमने हमको दे दिया, भीम ने हमको दे दिया संविधान का थीम। बोलो जय बाबा मेरे भी। बहुत खूब, बहुत खूब, जो कि आरती से संपन्न हो रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ उन वर्ग में जो अभी भी बाबा साहब के बारे में नहीं जानते, इन्होंने पूरी लिटरेचर तैयार की हुई है। अगर उस लिटरेचर की हम बात करें तो सुबह से लेकर के कई दिन लग जाएंगे, मगर जो डॉक्टर विष्णुकांत जी ने जो तैयार किया है अपने लेखन के माध्यम से, अपने लिटरेचर में, कविता के माध्यम से, कि इतने सारे लिटरेचर हैं, कई दिन लग जाएंगे पढ़ने में। सर जी, और भी आपके पास कुछ ऐसा है जो चलते चलते दर्शकों को मैं... हाँ, मेरे पास तथागत बुद्ध और बाबा साहब पर बहुत लिटरेचर है सर। और उससे पहले मैं बेटियों को समर्पित एक रचना सुनाना चाहूँ, अगर आप मुझे इजाजत। जरूर, क्योंकि बेटियां ही इस देश की... बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान चल रहा है।
और भारत सरकार की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर चर्चा है। तो एक कविता मैं बेटियों को समर्पित करना जरूर चाहूँगा। जरूर जरूर। और मेरी इस कविता को भी कम से कम 7-8 बार प्राइज मिल चुका है। क्या बात है, सम्मान तो मिला ही है। बहुत खूब। पुरस्कार भी मिल चुका है। 2016 का आपका ये संस्करण तैयार है। जी जी। और कविता का शीर्षक है कि बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होते। क्या बात है। इसको तरन्नुम में मैं गुनगुना दे रहा हूँ। जरूर सर। जैसा कि मैंने कहा, मेरी कविताएं अपने आप जन्म लेती हैं, तो ये कविता भी अपने आप की जन्म ली हुई है कि बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती, है ये वो दौलत कभी, है ये वो दौलत कभी जो कम नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती, कि बेटे तो बस एक घर का मान बढ़ाते हैं, बेटे तो बस एक घर का मान बढ़ाते हैं, मगर बेटियां दो परिवार की शान बढ़ाती हैं, मगर बेटियां दो परिवार की शान बढ़ाती हैं, शानो शौकत बेशक घर के बेटों से होती, मगर बेटियां जन्नत से, मगर बेटियां जन्नत से कुछ कम नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती, है ये वो दौलत कभी जो कम नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती। और हमारी बेटियां क्या क्या काम करती हैं कि चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन से आसमान तक, चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन से आसमान तक, चाहे किचन से शुरुआत या वायुयान तक, हर एक काम करे हैं बेटियां सुबह से शाम तक, हर एक काम करे हैं बेटियां सुबह से शाम तक, और इनके काम की फेहरिस्त, हाँ इनके काम की फेहरिस्त कभी कम नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती, है ये वो दौलत कभी जो कम नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती। और हमारे भारत में किस तरह की बेटियां पैदा हुई हैं उसकी एक झलक, कि झलकारी झांसी की रानी या सुनीता विलियम, झलकारी झांसी की रानी या सुनीता विलियम, मदर टेरेसा पन्ना धाई सावित्री फुले ना कम, कल्पना चावला सानिया मिर्जा नहीं किसी से कम, कल्पना चावला सानिया मिर्जा नहीं किसी से कम, और बेटियों की शान में मुझसे, बेटियों की शान में मुझसे गुस्ताखी नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती, है ये वो दौलत कभी जो कम नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती, बेटियां बेटों से हरगिज कम नहीं होती। बहुत खूब, बहुत खूब। आज कहते हुए मुझे काफी फर्क हो रहा है, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो इस संस्करण में है बेटियों के प्रति, जो इसमें दर्शाया गया कि बेटियां वो बेटियां जो किचन से लेकर के वायु यान तक चलाती हैं, बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। आज उसी धरती पे हूँ जो आज वो दिन याद आता है, मनीषा कांड, मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो हुआ, इतनी बर्बरता तरीके से उसके साथ में जो कुकर्म हुआ, उसको रात को जला दिया गया, वो भी एक बेटी थी। उसी स्थान पर हूँ मैं, वहीं हाथरस। सर क्या कहना चाहेंगे छोटे से शब्दों में? वही हाथरस है, बेटियों के ऊपर आपने काफ़ी अच्छा मतलब लिटरेचर तैयार किया हुआ है, और मेरे आंखों में वो जब मैं सुन रहा था, अब वो चीज़ें, वो माहौल मुझे अचानक से मेरे दिमाग में आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से भी आहत हूँ। मुझे उस शब्द नहीं आ रहे हैं कि भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बेटियों को एक स्पेशली एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए
सिर्फ कहने से नहीं होता है कि हमारी जो भारत की शान है वो बेटियां हैं, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो धरातल पे कुछ ऐसा नज़र भी आना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो दिल जो है ना भर आया इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैं भी बेटियों को लेकर के काफ़ी मेरे पास भी बेटी है और मैं उसी धरती पर हूँ जहाँ पे एक बेटी का असमान तरीके से मतलब कि उसका सम्मान नहीं हुआ है, उसका बहुत। देखिए, ये बड़ा मार्मिक मुद्दा आपने उठा लिया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ केवल स्लोगन दिए जाते हैं, गीत बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत गलत है, गंदी है और दोहरी मानसिकता है। बेटियों के साथ समान व्यवहार भारत में नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इस तरह की कविताएं अपने आप जन्म लेती हैं। भारत सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान दिया है, लेकिन एक बेटी जो इसके साथ दिल्ली में गलत व्यवहार हुआ, एक वो भी बेटी थी, पूरी मीडिया ने उसको दिखाया, नेशनल मीडिया ने दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया। एक हाथरस की बेटी है, उसका अंतिम संस्कार भी बिना परिवार की मर्जी के किया गया, रात के 2 बजे किया गया, हिंदू मान्यता के अनुसार या हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार रात 10 बजे के बाद या 12 बजे के बाद किसी चिता को शमशान नहीं ले जाते, न जलाया जाता है। लेकिन हिंदू देश में, जिस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया है, वहाँ पुलिस फोर्स जबरन उस बेटी का अंतिम संस्कार कर देती, परिवार को नहीं जाने देती है। तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। और साथ में ये है कि हम बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं। सभ्य समाज में भी ये देखने को मिलता है। अशिक्षित समाज है, सहज समाज है, सरल समाज है, उसमें भेदभाव हो तो एक बार को वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वीकार है। लेकिन जब पढ़े लिखे समाज में ये होता है कि बेटे को दूध दिया जा रहा है, बेटी को दूध नहीं दिया जा रहा है, बेटा रात के 8 बजे आए तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बेटी शाम के 3 बजे की जगह अगर 4 बजे 1 घंटे भी लेट हो जाए घर स्कूल से या कॉलेज से घर आने में तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जब होती हैं घटनाएं तो वो बहुत ही दुखद हैं। और भारत जैसे महान देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये और भी दुखद हो जाता है। दुर्भाग्य से वो घटनाएं हाथरस में हुई, मैं हाथरस को बिलोंग करता हूँ। और ये जो घटना हुई है, अभी जो न्यायालय का आदेश आया उसमें 3 लोगों को छोड़ दिया गया, एक को सजा दी गई है। लेकिन सवाल ये है क्या सीबीआई भारत की गलत है, क्या पुलिस गलत है? अगर उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की, उन्होंने गलत जांच की तो फिर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान तो ये कहता है ना निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो जब निष्पक्ष जांच है फिर कोर्ट कैसे छोड़ सकती है? और अगर कोर्ट ने उस जांच को ठुकरा दिया तो फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने गलत जांच क्यों की और गलत तरीके से जांच क्यों की और गलत तरीके से लोगों को क्यों फंसाया। क्योंकि निर्दोष व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय मान्यता के अनुसार भले ही 99 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन लोगों के साथ और सीबीआई के साथ ये एक जांच का विषय बनता है कि कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा गलत है, कौन गलत है, कौन पूरी तरह से गलत है। क्योंकि लड़की अपने आप मरी नहीं, लड़की के साथ अपने आप रेप नहीं हो सकता, तो उसके जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को, माननीय न्यायालय को और हमारी सामाजिक व्यवस्था को सोचने की जरूरत है। जब हम हिंदू हैं तो हिंदू डिवीजन करता है, हिंदू धर्म डिवीजन करता है, हिंदू मान्यता डिवीजन करती है कि आपने 4 वर्ण या 4 व्यवस्थाएं बना दी, एक ब्राह्मण व्यवस्था या ब्राह्मण वर्ग, एक क्षत्रिय व्यवस्था या क्षत्रिय वर्ग, एक वैश्य व्यवस्था या वैश्य वर्ग और एक शूद्र व्यवस्था एक शूद्र वर्ग। तो ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय रहे, बनिए बनिए रहे या वैश्य रहे, और शूद्रों को आपने 6,743 जातियों में बांट दिया, डिवीजन कर दिया। ये कैसा देश है और ये कैसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना है? ये कैसी हिंदू व्यवस्था की कल्पना है कि जब भाई को भाई से लड़ाया जा रहा, भाई को भाई से भिड़ाया जा रहा। विदेशों में जब हम जाते हैं तो कपड़े धोने के लिए मशीन है, विदेशों में हम जाते हैं तो सफाई करने के लिए मशीन है, विदेशों में हम जाते हैं तो जूता बनाने की फैक्ट्री है, और हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कर दी। एक धोबी नाम दे दिया गया, एक जाति को तुम कपड़े साफ करोगे, एक वाल्मीकि समाज को, पूरा वाल्मीकि समाज को तुम भी सफाई करोगे। तो ये हो क्या रहा है देश में? एक चमड़ा बनाने का, जूता बनाने का काम कर रहा, तुमने एक पूरी जाति बना दी चमार के नाम से या चमरकार के नाम से या नट के नाम से या किसी और नाम से, क्योंकि भारत में तो नाम ही बदले जाते हैं। वर्ण व्यवस्था में हम शुद्ध थे, शुद्ध से अछूत हुए, अछूत भी 2 तरह के हो गए, एक सचूत अछूत, एक अछूत अछूत। उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ, फिर हम गिरजन हुए, फिर गिरजन भी उनका काम नहीं चला तो उन्होंने हरिजन बना दिया, फिर हरिजन से भी काम नहीं चला, हरिजन में भी जब एकता आने लगी तो हम दलित हो गए, फिर दलित भी हटा के अब सर्वजन हो गए, और राजनीतिक व्यवस्था में हम बहुजन हो गए। तो नाम परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन कहाँ हो रही है? तो जिस धर्म में या जिस मान्यता में विभाजन है, डिवीजन है, वहां हम एकता की बात करते हैं। ये एक आश्चर्यजनक सत्य है, और ये ऐसा सत्य है कि हमें दिख रहा है कि गलत हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें गलत दिख रही हैं, हम गलत समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को
तिरंगा या 3 रंग का ध्वज कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, उसमें 4 रंग हैं। और राष्ट्राध्यक्षों से लेके, राष्ट्रपति से लेके, प्रधानमंत्री से लेके विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग उसको तिरंगा बोलते हैं, जब उसमें 4 रंग है। क्योंकि जो तीलियां हैं, जो चक्र है, धम्म चक्र है, वो नीले रंग का है। बहुत सारी चीजें हैं, नीले रंग को छुपाया गया, नीले रंग को छुपाया जाता है। उस चक्र की जिक्र ही नहीं होती जबकि वो नीले रंग का है। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद रंग है, नीचे हरा रंग है। 3 रंग बताए जाते हैं। चौथा रंग क्या है, वो कहाँ है? चक्र उसका जिक्र नहीं है तो क्यों नहीं है? तो कुछ ऐसे सत्य हैं कि हमें दिख रहे हैं, भेदभाव हो रहा है। मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे साथ भेदभाव होता है भाई, हो रहा है, लेकिन हमारी सुनने वाला कौन है? ये हमारे साथ नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर, इस पर भी मैंने एक कविता लिखी है और मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक और बुद्ध भिक्षु लोग इसका भी आनंद लें। हाँ। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इस कविता में कुछ क्वेश्चन हैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, जो केंद्र में महिला विकास मंत्री हैं उनके लिए, जो समाज कल्याण मंत्री हैं उनके लिए, भारत के वित्त मंत्री के लिए, भारत में जो कार्मिक मंत्रालय उनके लिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और वो मैं कविता के माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। तरन्नुम में गुनगुना दे रहा हूँ और मैं दर्शकों से भी चाहूंगा कि इस कविता को सिर्फ एक कविता के रूप में न सुने, एक प्रश्न के रूप में सुने। कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दिलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दिलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया में पहले बेटी तो लाओ। गर्भ में मार दी जाती है हमारे देश में, बेटियां हमारे देश में गर्भ में मार दी जाती हैं। कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दिलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया में पहले बेटी तो लाओ। कि माँ है बेटी, बहन है बेटी, बेटी है पत्नी। कि बेटी माँ है, बेटी बहन है, बेटी है पत्नी। इन तीनों के बिन पहले, इन तीनों के बिन पहले यारो कुछ करके दिखलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दिलाओ। यानी मेरी जब बेटी है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, मेरी जो बहन है उसको तो सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन मेरे घर में जो बेटी आई है बहू बन के, उसके साथ हम दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। उस पर यह कविता जन्म लेती है। कि चांद अगर है बेटा, चांदनी है बेटियां। चांद अगर है बेटा, चांदनी है बेटियां। ध्रुव तारा है घर बेटा, सावित्री बेटियां। ध्रुव तारा अगर बेटा है, सावित्री है बेटियां। घर में रौनक लाने को, घर में रौनक लाने को तुम पहले बेटी बचाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दिलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया में पहले बेटी तो लाओ। कि धरती बेटी, बरसा बेटी और गंगा है बेटी। धरती बेटी, बरसा बेटी और गंगा है बेटी। सूरज बेटा, चंदा बेटा और बेटा सागर। सूरज चंदा, सूरज चंदा सागर को हद में रखती हैं बेटियां। सूरज चंदा सागर को हद में रखती हैं बेटियां। इस हद को हद में रख करके, इस हद को रख, इस हद को हद में रख के पहले तो करके दिखलाओ। बेटी को अब यारो दुनिया में पहले सम्मान दिलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दिलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया में पहले बेटी तो लाओ। दुनिया में पहले बेटी तो लाओ, दुनिया में पहले बेटी तो लाओ। कि बेटा बेटी एक ही सिक्के दो पहलू हैं। बेटा बेटी एक सिक्के के दो पहलू। दिन है बेटा अगर बेटियां, रात है बेटी। दिन है बेटा अगर मेहरबान, रात है बेटी। दिन देता है धूप और देता है रोटी। दिन देता है धूप और देता है रोटी। रातें नींदें देती हैं, रात और दिन के मिलने का संयोग तो पहले करके दिखाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया में पहले बेटी तो लाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, दुनिया में बेटी को सम्मान दिलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को दुनिया में तो लाओ। बहुत खूब। अब बहुत ही जो गंभीरता रूप से जो प्रश्न है इसमें पूछे गए हैं,
ये आपका ये संस्करण कब तैयार है? 2017। 2017 में इन्होंने प्रश्न उठाते हुए अपने संस्करण के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, कविता के माध्यम से इन्होंने पूरा प्रश्न उठाया हुआ है। बेटियों का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम भारत देश में रह रहे हैं, इसमें विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग रहते तो हैं, मगर जो चौथा वर्ण है 6743 जातियों में बटा हुआ है, उसके साथ में एक भेदभाव क्यों हो रहा है? और खासकर जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उसके साथ में ये ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? बेटा शाम को आता है तो उससे लाड प्यार में पुचकार करके ये शांत मतलब आता है और उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, मगर वहीं बेटियां अगर आधे घंटा 1 घंटा भी लेट हो जाती है तो तमाम तरह की उंगलियां उठती हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद सर, आप इतना कीमती समय जो आवाज़ भारत को दिया आपने, और उन सारे चीज़ों से अवगत करवाया, भारत के विभिन्न वर्गों से, समाज से, और अपने लेखन के माध्यम से जो ये आपने जो छायांकित किया है वो बहुत पहले के, मगर वो जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले वो सारी भविष्यवाणी पहले ही आपने तैयार कर दी है। अब क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं पूरा से बाबा मुझे साहब डॉक्टर ये भीमराव अम्बेडकर पूरा को देना भविष्यवाणी नज़र आ रही है सर। जी, इसका पूरा क्रेडिट मैं बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मेरे अंदर अगर कविता लिखने की क्षमता भी है तो वो शिक्षा की वजह से, वो शिक्षा तथागत बुद्ध और बाबा साहब की देन है। अगर हम इस मुकाम पर हैं, कलम हमारी जेब में है, सिर पर हमारे कहीं सम्मान है, तन पर कपड़े हैं, मुंह में जुबान है, तो बाबा साहब की है। और मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि भाई एक रोटी कम खा लीजिए, माता बहना से कहूँगा एक लिपस्टिक, एक श्रृंगार का सामान कम कर लीजिए, लेकिन भूखे रह के, अभाव में रह के बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। मैं इसी कॉलोनी में इस कंधे पर रख के मैंने सब्जी बेची है और आज मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से 5-5 नौकरी ली है, बाबा साहब की कृपा से, संविधान की कृपा से, शिक्षा की कृपा से। वो किसी देवी देवता की देन नहीं है। अगर मैं कवि हूँ तो वो भी शिक्षा की कृपा से। क्या बात है। संघर्षपूर्ण जीवन के साथ में कंधे पर सब्जी बेच करके और 5-5 नौकरियां भारत सरकार से ले करके असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुकांत जी से मिलकर के आवाज़ भारत तो काफ़ी धन्य हुआ, हमारे दर्शक भी काफ़ी धन्य हुए, और भी महान ऐसे शख्स से मैं मिलवाऊंगा। अब दीजिए इजाज़त। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज़ भारत, और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। मैं आपके दर्शकों से और अपने भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि मिठाई कितनी भी अच्छी हो, वो किलो में नहीं खाई जाती, वो टुकड़ों में खाई जाती है, पीस में खाई जाती है। सर ने मुझे इतना अवसर दिया, मेरी प्रतिभा को आप तक पहुंचाने के लिए मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन एक कवि की भूख होती है, और एक जो बुद्धिजीवी है, जो मिशनरी है, उसकी भी एक भूख होती है। तो उस भूख को मैं आप ही को बना के रखना चाहूँगा। और मेरी बहुत जल्दी 2 कविताएं का संग्रह आएगा, संकलन आएगा। उसमें मेरी जो पहली पुस्तक होगी कविताओं का, उसका शीर्षक मैंने सोचा हुआ है आओ चले नया सूरज उगाएं। क्या बात। और दूसरी जो मेरी कविताओं का संग्रह होगा वो है चलते चलो। और तीसरी मेरी जो कविताओं का संग्रह होगा वो बुद्ध की शरण में। चौथी मेरी जो कविताओं का संकलन होगा वो बाबा साहब को समर्पित होगा। और आज मैं एक नाम और लेना चाहूँगा अपने माता पिता के अलावा। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती तुलसी देवी अशोक, मेरे पिताजी का नाम श्री राम प्रसाद अशोक, लेकिन जिनकी प्रेरणा से मैं कवि बना वो है मेरे गुरुजी राम रतन वियोगी जी। उनको मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ। अगर मैं कवि के रूप में 0 से लेकर 1% भी हो पाया तो पूरा क्रेडिट राम रतन वियोगी जी को जाता है। और जो मेरी पहली कविता है उसमें लास्ट स्टेंजा सुधार किया उन्होंने, मैं उनको सत नमन करता हूँ। और आपके दर्शकों के लिए 2 लाइनें छोड़ना चाहूँगा ताकि वो भूख बनी रहे। मैं पहला अपने शीर्षक, चलिए आपकी कविताओं से चलते चलते हैं, मैं यहाँ से इजाज़त लेना चाहूँगा दर्शकों को। पहले कविता से शुरुआत होगी। हाँ, वो ये है कि मेरी जो पहली कविता का संकलन आएगा उसका नाम है आओ चले नया सूरज उगाएं। उसकी 2 लाइनें मैं आपके दर्शकों के लिए जरूर प्यास के रूप में या भूख के रूप में छोड़ रहा हूँ कि जितनी प्यास बढ़ेगी उतना इंटरेस्ट आएगा। और उसका एक पहला मुखड़ा मैं सुना दे रहा हूँ, और ये भी तरन्नुम में ही है। आओ चले नया सूरज उगाएं, आओ चले नया सूरज उगाएं, आओ चले नया सूरज उगाएं, शिक्षा से उजियारा फैलाएं, मानवता के वृक्ष लगा कर, मानवता के वृक्ष लगा कर भाईचारा हम फैलाएं।
आओ चले नया सूरज उगाए, आओ चले नया सूरज उगाए। इसका पूरा स्टेंजा हम अगली मुलाकात में करेंगे। और आपके दर्शकों को छोड़ना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी लेखनी, मेरी कविता पसंद आ रही है तो भाई साहब को कहिए कि सर का दोबारा इंटरव्यू करें। और मेरी दूसरी जो कविता संकलन आएगी उसका शीर्षक है चलते चलो। मैं उसकी भी 2 लाइनें आपके दर्शकों को प्यास के रूप में या भूख के रूप में छोड़ना चाहूँगा। और मेरी इस कविता को लिटरली कम से कम 10 बार पुरस्कार मिला है। और इस कविता की वजह से मुझे कम से कम 10 से लेकर 15 बार मंचों पर सम्मान मिला है। और मेरे स्टूडेंट्स को ये कविता बहुत पसंद है विभिन्न मंचों से। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विभिन्न सम्मान समारोह में मुझे 2 बार जो स्पेशली सम्मान मिला, स्पेशली इस कविता के लिए, वो बनारस में था। एक यूपी कॉलेज जो बनारस है वहाँ पर एज ए पोएट मुझे रिकॉग्निशन मिला, मुझे शॉल मिली और पुरस्कार मिला। और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इस कविता को पुरस्कार मिला। और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, उन्होंने मुझको सराहा। और 2 लाइनें ही सिर्फ दूंगा क्योंकि वो भूख बनी रहनी चाहिए। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, अंधेरी रात में, अंधेरी रात में दिए बनते चलो, चलते चलो, चलते चलो। कोई नहीं चला इस पथ पर, कोई नहीं चला, कोई बात नहीं साथी यदि तुमको पता चला, कोई बात नहीं साथी यदि तुमको पता चला। राह कठिन है दूर है मंजिल, राह कठिन है दूर है मंजिल, तुम खुद ही राह बनते चलो, चलते चलो, चलते चलो। इसको यहीं छोड़ूंगा। चलते चलो अगर सुनना है तो फिर आप भाई साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे निवेदन करें कि डॉक्टर साहब को सामने देख करके मैं अगर मेरी इन कविताओं को आपको आनंद लेना है तो मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ सभी बंधुओं से, सभी भाई बहनों से, बुद्ध भिक्षुओं को कि भाई साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्हें समर्थन दें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। वैसे तो मैं बुद्धिस्ट हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, लेकिन पहले मैं समाज का और आपका भाई। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और जिस कठिन परिस्थितियों में चलते चलो वो लिखा है, ये बहुत बढ़िया ये कविता है। अभी तो ये मुखड़ा है और पूरा सुनेंगे बहुत जल्द, जब इनका संस्करण, सर का संस्करण जब ये किताब के माध्यम में लॉन्च होगा उस समय मैं मौजूद रहूँगा। और आवाज़ भारत पे वो सारी जो लिटरेचर है किताब के माध्यम से देखने को। संतोष कुमार में अभी दीजिए इजाजत। बहुत साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने कीमती समय मुझे दिया और मेरी कलम अगर कहीं आपको प्रभावित करती है तो ये मेरा सौभाग्य है और इसका पूरा क्रेडिट बाबा साहब को जाता है। जय भीम। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।